हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग हर दिन एक नया टॉपिक को डिस्कस करते हैं जेएसएससी सीजीएल को देखते हुए। सामान्य अध्ययन का वह टॉपिक होता है। तो सामान्य अध्ययन के टॉपिक में पिछले क्लास में हमने पाषाण काल को अच्छे से डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक टर्म को अच्छे से समझेंगे। अगर आप यह वीडियो को पूरा देखते हैं तो उम्मीद मानिए आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हम उसकी खोज की बात करेंगे कि कब इसकी खोज हुई, कब पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता जैसी एक नगरीय और विकसित सभ्यता थी। तो सबसे पहले जानिए कि 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन बने थे। तो 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल बने थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें कहा जाता है। तो आपको बताना है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा से कुछ पुरावस्तुएं प्राप्त हुई थी, पर वे उनके महत्व को समझने से चूक गए। इसके पीछे कारण यह था कि उस समय तक लोगों की मानसिकता यह थी कि भारत में नगरों का विकास 6ठी ईसा पूर्व के बाद हुआ था। यानी कि लोग यह समझने से चूक जाते थे कि भारत में नगरों का विकास इतना पुराना है। इसी कारण से अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा के पुरावस्तुओं के महत्व को समझने से चूक जाते हैं। आगे 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की जाती है। इसीलिए इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता किन्हें माना जाता है। तो दयाराम साहनी को माना जाता है। ठीक इसके अगले वर्ष यानी कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी द्वारा की जाती है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखालदास बनर्जी द्वारा की जाती है। इन्हीं सब खुदाई के आधार पर 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्सन, जिन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा किनके द्वारा की गई थी? जॉन मार्सन के द्वारा की गई थी। इनके कार्यकाल को सिंधु घाटी सभ्यता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यकाल माना जाता है। तो आप यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझें। तो आप जानें कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता पूछा जाएगा तो राखालदास बनर्जी। और इस सभ्यता को पूरे विश्व के समक्ष किसने घोषणा की थी? तो जॉन मार्सन ने की थी। इन सभी के अलावा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के समकालीन कौन सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया थी। मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो वर्णित है मेलुहा शब्द, इसका अभिप्राय सिंधु घाटी सभ्यता से है। ध्यान दीजिएगा कि इस मेसोपोटामिया में अभिलेखों में वर्णित जो शब्द है मेलुहा, इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से ही है। आगे अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान क्षेत्र और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। यह त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजा गया है? तो गुजरात में खोजा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। और अगर इसका भारत में बात किया जाए, ये तो ओवरऑल बात हुई कि ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। मगर केवल भारत क्षेत्र में बात की जाए कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी हरियाणा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का साइट यानी कि क्षेत्र कौन सा है? तो राखीगढ़ी
जो कि हरियाणा में है। आगे देखिए, ये समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु और सर्वाधिक दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सर्वाधिक पूर्वी बिंदु और सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी बिंदु था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में, सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सर्वाधिक दक्षिणी क्षेत्र जो कि दाइमाबाद, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। दाइमाबाद ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक पूर्वी भाग ये आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक पश्चिमी क्षेत्र सुदकांगेडोर जो कि बलूचिस्तान में है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसके 6 बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन है। आगे देखते हैं इसके प्रमुख स्थल और वहाँ से प्राप्त साहित्य को। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि यह किस नदी के किनारे बसा शहर था, तो ये रावी नदी के किनारे है। और इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो 1921 में दयाराम साहनी, जिसका जिक्र हमने कर चुके हैं। उसके बाद माधव स्वरूप वर्ष जो कि 1926 में इसके उत्खनन करता है, और व्हीलर जो कि जिन्होंने 1946 में इसकी उत्खनन किया था। तो 3 नाम हड़प्पा से जुड़ते हैं, एक दयाराम साहनी, एक माधव स्वरूप वर्ष और एक व्हीलर। पिंगत ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो पिंगत द्वारा यह कहा गया था कि हड़प्पा और एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थे। आगे बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। यह सिंधु नदी के निकट का क्षेत्र है। तो यह किस नदी के निकट का क्षेत्र है, तो सिंधु नदी के। तो सभी के नदी को आपको ध्यान में रखना जरूरी है, इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो की उत्खननकर्ता की बात की जाए तो राखलदास बनर्जी, जिनका जिक्र हमने किया कि 1922 में किए। उसके बाद मैके और व्हीलर का नाम आता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो इसका अर्थ भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में कि मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ है, तो मृतकों का टीला है। तो चलिए इस क्षेत्र से प्राप्त जो साक्ष्य है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो से जो हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, ये ध्यान में रखना है। अन्नागार मिला है जो कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत है। यहाँ से प्राप्त एक मुहर में 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुए हैं। तो 3 मुख वाले एक पुरुष जो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, इन्हें पशुपतिनाथ शिव का रूप माना गया है। जो ये 3 मुख वाले पुरुष जो ध्यान की मुद्रा में बैठे, इन्हें पशुपतिनाथ शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया, मार्शल द्वारा इन्हें आदि शिव बताया गया है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। तो यहाँ से जो एक मुहर प्राप्त हुआ उसमें एक पुरुष है जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उन्हें पशुपतिनाथ यानी शिव का रूप माना गया है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया। और आपसे पूछा जा सकता है कि उनके चारों ओर कौन कौन से जानवर हैं, तो हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। यहाँ से एक विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ है जो कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है। ईंट और प्लास्टर का प्रयोग हुआ है इसको बनाने के लिए। ये इसकी लंबाई की बात की जाए तो 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर
चारकोल की परत चढ़ाई गई है। यहाँ पे पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई है। उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियाँ और चारों ओर से गलियारे घिरा हुआ है। तो इस रेक्टेंगुलर टैंक की बात की जाए तो उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ी है उतरने के लिए और चारों तरफ गलियारे हैं। भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। तो इसमें पानी भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद उसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसर पर स्नान किया करते थे। शायद इसका प्रयोग विशेष अवसर पर किया जाता होगा विशिष्ट नागरिकों के द्वारा। और कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। बुने हुए कपड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण शहर है, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए जिसके बारे में हमने जाना। आगे देखते हैं चन्हूदरो जो कि सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में। इसके खोज करता है एन.जी. मजूमदार। तो इसके खोज करता उत्खनन करता है एन.जी. मजूमदार। ये मनके बनाने की दुकानें यहाँ से प्राप्त हुई है। मनके बनाने की दुकानें यहाँ से प्राप्त हुई है। लगभग पूरी तरह से ये शिल्प उत्पादन में संलग्न था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र है जो कि शिल्प उत्पादन में पूरी तरह से संलग्न था, तो वह है चन्हूदरो। यहाँ से क्यों अंदाज़ा लगाया जा रहा है, यहाँ से अनेक मनके बनाने वाली दुकानें प्राप्त हुई है। इसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। आगे महत्वपूर्ण स्थल की बात किया जाए तो सूतकांगेडोर जो कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का एक बिंदु था, एक केंद्र बिंदु था। तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का एक केंद्र बिंदु कौन सा क्षेत्र था, तो सूतकांगेडोर था। अगला क्षेत्र की बात की जाए तो आमरी, जहाँ से हिरन के साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्षेत्र कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जो कि पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र थे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आगे अब बात करते हैं भारत में स्थित क्षेत्रों की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्र की। तो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण साइट जो हड़प्पन सभ्यता की है तो कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो इसका अर्थ भी पूछ लिया जाता है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। तो इसका जगह का नाम भी पूछा जाता है कि यह किस क्षेत्र में है, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है, ऊँट की हड्डियाँ, अग्निवेदिकाएँ, और इसके खोजकर्ता थे घोष। इसके खोजकर्ता थे कौन थे, तो घोष इसके खोजकर्ता थे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है कि जुटे हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। तो चलिए अगले स्टेट के महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं। अगला स्टेट है हरियाणा। हरियाणा के दो महत्वपूर्ण स्थल की बात की जाए तो राखीगढ़ी और बनावली। राखीगढ़ी और बनावली है, दोनों हरियाणा के हिसार जिला में है। दोनों क्षेत्र हरियाणा के हिसार जिला में है। तो बात करते हैं राखीगढ़ी की। ये घंघर नदी के किनारे बसा क्षेत्र है। घंघर नदी आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, नदी से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा के हिसार जिला में, जिसके बारे में हमने चर्चा किया। इसके उत्खनन करता थे सूरज भान। इसके उत्खनन करता थे सूरज भान। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके बारे में भी हमने बात किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। यहाँ से मातृदेवी अंकित एक लघु मुद्रा मिली है। मातृदेवी अंकित एक लघु मुद्रा यहाँ से मिली है। तो
आगे बात करते हैं गुजरात के महत्वपूर्ण स्थल की, तो है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिला यानी खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में है धौलावीरा। यह लूनी नदी के किनारे स्थित है, तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता की बात की जाए तो जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट है। जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट है। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। यहाँ से जलाशयों की व्यापक श्रृंखला प्राप्त हुई है। जलाशयों की व्यापक श्रृंखला प्राप्त हुई। इन जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि धौलावीरा से जलाशयों की व्यापक श्रृंखला प्राप्त हुई है। धौलावीरा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साइट हो जाता है रिसेंट एग्जाम के लिए। जी, यहाँ से हमने देखा कि जलाशयों की व्यापक श्रृंखला प्राप्त हुई है। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में ये बटा हुआ था। इस नगर में एक खुला मैदान भी मिला है जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। एक खुला मैदान भी मिला है जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। हाल ही में आपको बता दें कि क्यों यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो हाल ही में यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की यह पहला स्थल है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए यह साइट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि इसे यहाँ से क्या क्या ये कहाँ पे है, तो गुजरात के कच्छ जिला में है, खादिर बेट द्वीप में। ये लूनी नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता जेपी जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट हैं। इसमें जलाशयों की व्यापक श्रृंखला प्राप्त हुई है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जलाशयों की व्यापक श्रृंखला कहाँ से प्राप्त हुई, तो धौलावीरा से। जहाँ लगभग सभी शहर 2 भागों में विभक्त थे, ये 3 भागों में विभक्त थी। यहाँ से एक खुला मैदान प्राप्त हुआ जो कि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे वहाँ पर। और इसे यूनेस्को के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो ये 40वां ध्यान में रखना, और ये भी ध्यान में रखना कि यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पहला साइट है। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का यह पहला साइट है जो यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। गुजरात के ही एक अगले महत्वपूर्ण स्थल की बात की जाए तो लोथल है, जो कि अहमदाबाद जिला में यानी कि गुजरात में अहमदाबाद जिला में स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे ध्यान में रखिएगा। इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव है। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह मिला है। यहाँ से मानव निर्मित बंदरगाह और गोदीवारा, यहाँ से गोदीवारा और मानव निर्मित बंदरगाह मिला। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि यह यहाँ से व्यापार होता था। तो इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहा जाता है। यहाँ से व्यापार होता था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहा जाता है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर किसे कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन से स्थल में व्यापार होता था। यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। जो यहाँ से प्राप्त हुआ है भंडार गृह, वहाँ से कई मुहरे और मुद्रांकन मिले हैं। तो हमने अभी 2 साइट का जिक्र किया जहाँ पे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं।
तो पहला जो कि चन्हू दरो, वहाँ से कई दुकानें मिली हैं, मनके बनाने के लिए कई दुकानें प्राप्त हुई। और दूसरा जो कि गुजरात में लोथल। तो इन दोनों साइटों पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता के बारे में जानते हैं कि इस सभ्यता की क्या विशेषता थी। तो सबसे बड़ी विशेषता की बात की जाए तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी, तो यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसके नगर की बात की जाए तो इसके नगर 2 भागों में विभक्त होते थे। मेनली सभी नगर नहीं, पर मैक्सिमम नगर 2 भागों में विभाजित थे। उसके पहला भाग था दुर्ग और दूसरा भाग था निचला शहर। पहला भाग था दुर्ग और दूसरा भाग था निचला शहर। दुर्ग जो था वह छोटा था, क्षेत्र में फैला था, ऊंचाई पर था और पश्चिमी भाग पर था। यहाँ से ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। जैसे कि आप मोहनजोदड़ो में ही देख सकते हैं, जैसे कि विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ है। तो दुर्ग वाले क्षेत्र में ऐसे संरचना के साक्ष्य मिलते हैं जो इसका प्रयोग संभवतः विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता होगा। और जो निचला शहर है ये बड़ा था, बड़ा क्षेत्र में फैला था और नीचे था। ये दुर्ग से नीचे, दुर्ग की ऊंचाई से थोड़ा नीचे था और ये पूर्वी भाग में था। जैसे कि दुर्ग पश्चिमी भाग में था तो ये पूर्वी भाग में था। यह निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी कि यहाँ पे लोग रहा करते थे। यहाँ पे आवासीय भवनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि चन्हू दरों में से किसी दुर्ग या किले बंदी का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। चन्हू दरों से किसी दुर्ग या किले बंदी का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि संभवतः सब मैक्सिमम शहर 2 भागों में विभक्त थे, मगर धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। जनरली खाली जो दुर्ग होता था वह दीवार से घिरा हुआ था, हुआ करता था, पर कालीबंगा जो एक ऐसा शहर है, हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ पे जिसका निचला शहर भी दीवार से घिरा हुआ था। ठीक है। आगे विशेषता की बात करें तो इसकी अगली विशेषता है शहर योजना प्रणाली। नगर योजना प्रणाली इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में एक है। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। ग्रिड पद्धति, तो ये ग्रिड पद्धति क्या है? जैसे कि जो शहर मतलब जो कि शहर बसाया उसमें जो रोड हुआ करते थे वो जाली नुमा, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए थे। तो इसीलिए इसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है, यानी कि जाली नुमा। काफ़ी व्यवस्थित तरीके से शहर की योजना की गई थी, इसीलिए इसकी शहर योजना प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत आती है। सड़कें सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा जान पड़ता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई और फिर उसके अगल बगल मकानों का निर्माण किया गया। तो सोचिए किस प्रकार से शहर को बसाया गया था। सबसे पहले सड़कों का निर्माण किया गया, उसके बाद नालियों का निर्माण किया गया और उसके बाद उस सड़क के अगल बगल आवास का निर्माण किया गया था। इसकी अगली विशेषता और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात की जाए तो जल निकास प्रणाली, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है जल निकास प्रणाली का। यहाँ पे ढकी नालियाँ मिली है। ढकी नालियों के साथ घर की नालियाँ जो कि सड़क की नालियों से मिलती थी और सड़क की नालियाँ फिर एक बड़े नाले से मिलती थी। तो इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसकी शहर योजना प्रणाली और इसके जल निकास प्रणाली इसके महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे गृह स्थापत्य यानी कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की बात की जाए तो
इनका जो गृह घर हुआ करता था वो आंगन केंद्रित था, मतलब आंगन बीच में हुआ करता था, उसके चारों ओर घर हुआ करते थे। और इनका प्राइवेसी की काफ़ी चिंता हुआ करती थी, जैसे कि मुख्य द्वार से आंतरिक भाग व आंगन डायरेक्ट नहीं दिखता था, यानी कि प्राइवेसी के लिए काफ़ी कंसर्न हुआ करते थे। इनके घर 1 या 2 मंजिला भवन यहाँ से प्राप्त हुए। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी कि खिड़की और दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलती थी, पीछे की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो इसको ध्यान में रखना है कि लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। बाकी जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र मिले हैं वहाँ के जो घर हुआ करते थे वो सड़क की ओर ना खुल के पीछे की ओर उसके दरवाजे होते थे। तो इस सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इतनी पुरानी सभ्यता है, उस समय पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस तरह की शहर योजना प्रणाली थी, इस प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम थे, जो कि एक काफ़ी आश्चर्यचकित वाला बात होता है। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। और एक बात सबसे ज़्यादा शॉकिंग है कि इनका रेशियो भी फिक्स हुआ करता था। इनका रेशियो की बात किया जाए तो 4:2:1, और ये रेशियो के ईंटें लगभग सभी क्षेत्रों में पाए गए हैं। निर्वाह के तरीके, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी। तो मुख्य फसल की अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो गेहूं और जौ। तो मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बने हल का साक्ष्य बनवाली हरियाणा से मिलते हैं। तो मिट्टी के बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बनवाली हरियाणा से मिलता है। इससे यह पता चलता है कि कृषि के लिए हल का प्रयोग होता था। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। अपेक्षाकृत जैसे कि जितना गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए उतना चावल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। चावल के साक्ष्य अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुए हैं। तो रंगपुरा एवं लोथल से चावल के दाने मिले, जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलता है। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। तो इससे आप समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती उतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। तो यातायात के लिए 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रखना है कि इनके मिट्टी के बर्तन किस प्रकार से होते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए होते थे और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। तो लाल मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग में लाई जाती थी, जिनमें काले रंग के डिजाइन किए हुए होते थे। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा से दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए शवों के, और मोहनजोदड़ो से जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। आगे बात करते हैं उस दौरान के धार्मिक मान्यता की। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज था।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और काफ़ी इसकी अच्छी विशेषता की है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृत्वात्मक समाज था। स्त्री मनुमूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ही ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पशुओं में अगर बात की जाए तो कुंवर वाला सार इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। आगे देखते हैं हड़प्पाई मुहर, जो कि इस यहाँ से मिले प्राप्त साक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में जाना जा सकता है हड़प्पाई मुहर। सेल खरी नामक पत्थर से बनाई गई थी। सेल खरी नामक पत्थर से बनाई गई थी। जानवरों के चित्र, मतलब मैक्सिमम मुहर में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जानवरों को चित्र मिले हैं। तो हड़प्पाई मुहरों में सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पाई मुहर में जो चित्र होते थे उसमें मैक्सिमम चित्र क्या था, तो जानवर का चित्र था, जिसमें कि एक श्रृंगी पशु का अंकन सबसे अधिक मिलता है। एक जो आयताकार मुहर है जिसमें कि स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा भी दिखाया गया है। इसमें जो इसके मुहर है, इसमें जो लिपि लिखा गया है वो एक भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है, जिसे अभी तक किन्हीं ने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की है। इसीलिए इस कालखंड को सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यानी कि इस यहाँ से तो लिखन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, पर उन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका है, जैसा कि हमने पिछला वीडियो में इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया था। बाट यानी वेट तौलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जो कि चट नामक पत्थर से निर्मित थी, जनरली क्यूबिक थी, यानी क्यूबिक शेप में जनरली यह प्राप्त हुई है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः 16 के अनुपात में तौल की इकाई थी। तो आगे इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक को डिस्कस करते हैं, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार। तो सबसे पहले बात करते हैं तांबे की व्यापार की। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की काफ़ी साक्ष्य मिले हैं। तो खेतरी अंचल जो कि राजस्थान में है और ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। तो खेतरी अंचल ये राजस्थान में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र नहीं है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि खेतरी क्षेत्र में मिले साक्ष्य को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है। तो इसे अलग संस्कृति का नाम दिया गया है, ये हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसे गणेश्वर जोधपुर पूरा संस्कृति का नाम दिया है। तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांड से भिन्न है। तो मृदभांड के आधार पर ही पता लगाया जाता था कि वह किस संस्कृति का क्षेत्र है। तो इसके जो मृदभांड है, जो यहाँ के मिट्टी के बर्तन हैं, वो हड़प्पा से डिफरेंट है, इसीलिए इसे अलग संस्कृति का नाम दिया गया है। इस क्षेत्र को गणेश्वर जोधपुर संस्कृति, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो खेतरी अंचल से तांबे का आयात किया जाता था, जो कि राजस्थान में है, और ओमान जो कि पश्चिमी एशियाई देश है, यहाँ से तांबे का आयात किया जाता था, और बलूचिस्तान से। तो ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। इसका पता कैसे चलता है, तो ओमान तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं की तांबे दोनों में निकल के अंश मिले हैं। तो जो ओमान में जो तांबे प्राप्त हुए हैं और जो हड़प्पाई पुरास्थलों में जो तांबे प्राप्त हुए हैं, दोनों में निकल के अंश मिले हैं। इसके साथ ही ओमान में हड़प्पाई मर्तबान मिला है, जो एक मिट्टी का घड़ा टाइप से था मर्तबान, वो हड़प्पाई मर्तबान वो ओमान से प्राप्त हुआ। इससे यह पता चलता है कि ओमान से व्यापारिक संबंध थे। इस मर्तबान में काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी। इस मर्तबान जो मिला है उसमें काली मिट्टी के मोटी परत चढ़ाई गई थी। दूसरे धातुओं की व्यापार की बात की जाए तो 3 अफगानिस्तान और ईरान से आयात किए जाते थे। सोना कर्नाटक
से आयात किए जाते थे। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन किन चीज़ों से परिचित नहीं थे। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन चीज़ों से परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे। आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में लोहा की खोज होती है। मंदिर से परिचित नहीं थे, मंदिर से परिचित नहीं थे, तलवार जैसे हथियार से परिचित नहीं थे, गाय से परिचित नहीं थे, गन्ना से परिचित नहीं थे और आलू से परिचित नहीं थे। तो इन सभी के बारे में परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा, मंदिर, तलवार, गाय, गन्ना और आलू से परिचित नहीं थे। आगे कि सिंधु सभ्यता का अंत का क्या कारण है, तो अनेक कारण बताए गए हैं। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा इसके अनेक कारण बताए गए, मगर सबसे इस सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ को बताया गया है। तो सबसे प्रभावी कारणों में अगर देखा जाए तो बाढ़ को बताया गया है। तो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इस टॉपिक से सारे पॉइंट को स्मरण करना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए। उसके बाद आपको इस टॉपिक से कहीं दिक्कत नहीं होगी और किसी भी परीक्षा में आप बच जाइए, चाहे वो JSSC CGL हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, आपका इस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो, आपका लिए यह वीडियो कितना लाभदायक साबित हुआ। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, इसके आगे के टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।